पिछले क्लास में हम लोग रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल तक देखे थे। रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ कमी रह गया। हम लोग उसका ड्रॉबैक्स देखे थे कि यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं करता है और यह एटम के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा एनर्जी रिलीज करने से, इसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड का मॉडल नहीं करता है। उसके बाद आया बोर्स मॉडल। बोर्ड ने रदरफोर्ड के मॉडल को ही कुछ मॉडिफाई कर दिया ऑन द थ्योरेटिकल बेसिस। बोर्ड ने रदरफोर्ड के मॉडल के कुछ पार्ट्स को कहा कि नहीं ये ठीक है, और उसमें उसने स्टेशनरी ऑर्बिट के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। स्टेशनरी ऑर्बिट के कंसेप्ट को उसमें जोड़ दिया गया। तो बोर का मॉडल दिया गया था इन द ईयर 1913। देखिए, बोर्स एटॉमिक मॉडल। In 1913, Bohr suggested a new model for the atom. He retained the essential features of Rutherford's model and introduced the concept of stationary orbits. तो बोर के मॉडल में क्या कहा गया? बोर्स पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटम मॉडल। बोर के मॉडल का क्या पोस्टुलेट है, क्या उसने कहा एटम के बारे में? तो अब देखिए कि इसमें पहला पॉइंट है, पॉइंट वाइज यहाँ लिखे हैं, इसको आप याद रखने में आसानी होगी। द एटम कंसिस्ट्स ऑफ ए सेंट्रल पॉजिटिव कोर। एटम में क्या है? उसके सेंटर पे एक पॉजिटिव कोर है जिसको कि हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। द एटम कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल पॉजिटिव कोर कॉल्ड न्यूक्लियस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट द इंटायर मास ऑफ द एटम। पॉजिटिव है और इसका एटम का इंटायर मास कहाँ पे है? तो न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड है। तो ये बात तो रदरफोर्ड के मॉडल में भी था। अब इसमें नई बात क्या बताया है बोर्ड ने? द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स। एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन में एटम के इनसाइड इलेक्ट्रॉन अलग अलग सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं परमिटेड ऑर्बिट्स। अब ये परमिटेड ऑर्बिट क्या है? तो कहा कि परमिटेड ऑर्बिट हम लोग ऐसे ऑर्बिट को कहते हैं जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल हो। द परमिटेड ऑर्बिट्स आर दोज इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। हियर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। दैट इज आप कहेंगे कि एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू nh/2π, where n is called principal quantum number and n इक्वल टू 1 2 3 4। ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। और एक चीज इसी को हम लोग कहते हैं बोर्स क्वांटम कंडीशन। ये जो है mvr इक्वल टू nh/2π, दैट इज इसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2π का इंटीजर मल्टीपल है। आप कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। इसी को हम लोग कहते हैं बोर्स क्वांटम कंडीशन। इस चीज़ को याद रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस बोर्स मॉडल का। और फिर उसने कहा कि इस रदरफोर्ड के मॉडल में उस समय ये कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है। बोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो यह एनर्जी को रिलीज नहीं करता है, इसीलिए हम लोग इसको स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो उसके पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए। तो when electrons revolve in permitted orbits, they do not radiate energy. इलेक्ट्रॉन जब परमिटेड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो यह एनर्जी को रेडिएट, एनर्जी को रिलीज नहीं करता है। और इसका लास्ट पॉइंट है द एनर्जी इज रेडिएटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट। जब हायर ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एनर्जी रिलीज होता है। एंड द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड when it jumps from lower to higher energy orbit। और जब यह लोअर से हायर में जंप करता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो किसी दो ऑर्बिट का, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में जंप कर रहा है, तो दोनों लेवल का, दोनों ऑर्बिट का जो एनर्जी का डिफरेंस है वही रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकलता है। दैट इज आप कहेंगे ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। ये जो एनर्जी का डिफरेंस है यही रेडिएशन का एनर्जी h न्यू के बराबर होगा।
तो यही बोर्स एटॉमिक मॉडल है, इसको बहुत ध्यान से याद रखना, एग्जाम समय पूछता भी है। तो ये दो बात हुआ, एक क्वांटम कंडीशन mvr इक्वल टू nh/2π, और दूसरा यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं द एनर्जी इज रिलीज्ड only when the electron make transition, that is the electron jumps from higher energy orbit to lower energy orbit, and the difference of energy is released in the form of radiation, और रेडिएशन का एनर्जी h न्यू। उसके बाद फिर देखिए अगला टॉपिक है इसमें, ये इसका इस चैप्टर का ये डेरिवेशन वाला पार्ट है, इसको ध्यान से याद रखिए, और उस पर मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल भी फिर इसी से आपको मिलेगा। बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या है? बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम में हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और ऑर्बिट में क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉन है, यानी यह दो पार्टिकल का सिस्टम है। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and charge E is revolving in an orbit of hydrogen atom of radius r with a velocity v। ये आप देखिए कि एक हाइड्रोजन एटम का ये ऑर्बिट है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, उसका चार्ज E, इलेक्ट्रॉन इसका चार्ज -e, ये भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और यहाँ पे आप कहेंगे कि इसका जो रेडियस है वो r है। अब ये इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है वो प्रोटॉन इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा है। तो यहीं से हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय। इलेक्ट्रोस्टैटिक से कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। तो आप कहेंगे फोर्स इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, प्रोटॉन का भी चार्ज E/r², दोनों का सेपरेशन। अब यह जो फोर्स है ये सेंटर की ओर एक्ट करता है, तो यही फोर्स इलेक्ट्रॉन को एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो जिस फोर्स प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रॉन ए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू मूव ऑन द सर्कुलर पाथ। अब आप जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, तो अब ये mv²/r किसके बराबर हो गया? यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है 1/4πε0 E इंटू E/r²। अब देखिए यहाँ पे एक r और ये r² कैंसिल, तो mv² इक्वल टू 1/4πε0 E²/r। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसका आगे फिर यूज करेंगे। अब आप कहते हैं कि ये जो यहाँ पे r आप लिए हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ परमिटेड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, और हमने मान लिया कि कोई भी ऑर्बिट है r, तो इस ऑर्बिट को उस परमिटेड ऑर्बिट के कंसेप्ट को फुलफिल करना होगा, यानी जो एंगुलर मोमेंटम वाला जो क्वांटम कंडीशन था उसको सेटिस्फाई करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटम कंडीशन mvr इक्वल टू nh/2π। अब इससे अगर हम लोग v निकालें तो आप देखिए कि v इक्वल टू nh/2πmr। अब ये v का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 था mv², तो m और v² यानी इसका स्क्वायर, तो n²h²/4π² m² इक्वल टू 1/4πε0 E²/r। तो अब आप देखिए कि इसमें कुछ टर्म कैंसिल होगा, जैसे आप देखिए यहाँ पे कि ये r² और r कैंसिल हो गया, और देखिए यहाँ पे और कुछ कैंसिल होगा, 4πε0 को हम लोग रहने देते हैं, ये m और ये m² कैंसिल हो गया, तो r इक्वल टू, r को इधर लाए, ये 4πε0 इधर आया, तो r इक्वल टू 4πε0 n²h²/4π² m और E² इधर आ गया, तो 4π² me²। तो इस इक्वेशन, यही रेडियस के लिए इक्वेशन हो गया। तो अब आप देखिए इस इक्वेशन में 4πε0 कांस्टेंट, h कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, 4π² का वैल्यू फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारा टर्म कांस्टेंट है। तो आप कह सकते हैं कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। तो आप कहेंगे कि अगर सब हम वैल्यू इसका कैलकुलेट करें तो आप कहेंगे r इक्वल टू, सारा टर्म कांस्टेंट है तो k इंटू n²। तो आप कहेंगे अगर n का वैल्यू हम 1 रखें तो r इक्वल टू k, n का वैल्यू 2 रखें
तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर यानी 4k, फिर 3 रखेंगे तो 9k। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जितना भी हमारा ये ऑर्बिट है उस ऑर्बिट के रेडियस का रेशियो क्या होगा, तो 1:4:9। तो आप यही बात यहाँ लिखे हैं कि हैंस द रेशियो ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ डॉट 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 ऑर्बिट रेडियस इज 1:4:9:16:25 एंड सो ऑन। दैट इज अगर फर्स्ट ऑर्बिट मान लीजिए x है तो सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस 4x होगा, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस 9x होगा। तो हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट का कैलकुलेट ही कर लेते हैं। तो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n इक्वल टू 1 और r इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे a0, इसको कहते हैं बोर्स रेडियस। दैट इज आप कहेंगे कि बोर के ऑनर में हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस को कहा गया है बोर्स रेडियस, और इसको a0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ देखिए इक्वेशन है r इक्वल टू 4πε0। तो r इक्वल टू r के बदले रखे हम लोग a0, तो a0 इक्वल टू 4πε0 का वैल्यू 1/9 इंटू 10⁻⁹, n का वैल्यू 1, h 6.62 इंटू 10⁻34 का होल स्क्वायर बाय 4π² m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। इन सबको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आपको मिलता है a0 इक्वल टू 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर। या आप कह सकते हैं इसको 0.529 इंटू 10⁻10 मीटर, और 10⁻5 को -10 को हम लोग कहते हैं 1 एंगस्ट्रम। तो 529 को राउंड ऑफ करके आप कह सकते हैं 0.53 एंगस्ट्रम। तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना हुआ, 0.53 एंगस्ट्रम। अब अगर आपको पूछे कि सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस, तो आप कहेंगे इंटू 4 कर देंगे, इसमें थर्ड ऑर्बिट का रेडियस इंटू 9 कर देंगे। तो हाइड्रोजन एटम के किसी भी ऑर्बिट का रेडियस आपको पूछा जाए तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस इंटू n स्क्वायर से हम लोग उस ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं। तो ये रेडियस का कंसेप्ट हो गया। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब आप देखिए कि v इक्वल टू वही इक्वेशन बोर्स क्वांटम कंडीशन से mvr इक्वल टू nh/2π, तो v इक्वल टू nh/2πmr। अब इस इक्वेशन में अगर हम r वाला एक्सप्रेशन जो हम लोग निकाले थे r इक्वल टू 4πε0 n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4π² me², इसको अगर हम इसमें पुट कर दें तो v इक्वल टू हो गया देखिए nh/2πm, यहाँ है 1/r, तो ये उल्टा हो जाएगा 4π² me² अब बाय 4πε0 n स्क्वायर h स्क्वायर। तो इसमें आप देखिए 1/4πε0 ये टर्म रहने दिए, ये देखिए n कैंसिल h कैंसिल, स्क्वायर यहाँ कैंसिल, यहाँ देखिए आप पाई कैंसिल, m कैंसिल, ये 2 यहाँ से कटा तो 2, तो v इक्वल टू कितना हो गया 1/4πε0 2πe²/nh। ये वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन मिल गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और चेंज करते हैं। इस इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे अगर c से मल्टीप्लाई कर दें और c से डिवाइड कर दें, हियर c इज स्पीड ऑफ लाइट, तो उससे कंपैरिजन हो जाएगा। तो v इक्वल टू यहाँ पे करें 1/4πε0 2πe²/c इंटू h, इंटू यहाँ कर लिए c/n, n को बाहर कर लिए, c कैंसिल होकर फिर यही आ जाएगा। तो अब देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है इसमें देखिए सारा टर्म कांस्टेंट, 1/4πε0 2π चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, c स्पीड ऑफ लाइट, h प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है और इसी को हम लोग एक नाम देते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। हियर 1/4πε0 2πe²/ch इज ए कांस्टेंट कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, और इसको डिनोट करते हैं अल्फा से। तो इसके बदले अगर हम अल्फा टर्म ले आए तो इक्वेशन हमारा थोड़ा छोटा हो जाएगा, याद रखने में आसान होगा कि v इक्वल टू अल्फा इंटू c/n, एंड अल्फा इक्वल टू कितना, तो 1/4πε0 2πe²/ch, यहाँ जो इक्वेशन लिखे थे। अब इसमें देखिए सारा टर्म का वैल्यू हम लोग जानते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल द टर्म्स, जब इसको आप रख के कैलकुलेट करते हैं तो अल्फा इक्वल टू आपको मिलता है 1/137। तो अब देखिए तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो v इक्वल टू आप कहेंगे 1/137 इंटू c/n।
अल्फ़ा की जगह पे यहाँ आ गया 1/137 c/n। अब अगर हमको अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड निकालना हो तो हम n का वैल्यू यहाँ रखते जाएंगे। n = 1, ये हो जाएगा c/137। अब c कितना है तो 3 × 10⁸ n = 2 कर दीजिए। तो जितना फर्स्ट ऑर्बिट का होगा सेकेंड का उसका हाफ हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट का 1/3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन के स्पीड को इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो किसी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगा, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलके आप कह रहे हैं कि ये दो पार्टिकल का, दो चार्ज का एक सिस्टम है, तो आप कहेंगे कि इसका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। और टोटल एनर्जी क्या होगा तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होगा। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब आप देखिए कि काइनेटिक एनर्जी E k ½ mv², और पोटेंशियल एनर्जी वो तो चार्ज के टर्म में है, तो इसको भी हम लोग एक टर्म में लाने के लिए फिर आप देखिए कि इक्वेशन वन था क्या, तो mv² = 1/4πε0 E²/r। अब यहाँ पे अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो mv²/2 = 1/4πε0 E²/2r। तो यही जो ½ mv² यही हमारा काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया 1/4πε0 E²/2r। और पोटेंशियल एनर्जी, तो आप कहेंगे दो चार्ज के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी ये होता है 1/4πε0 Q1 × Q2/r। ये फार्मूला याद रखना है। तो 1/4πε0 इलेक्ट्रॉन का चार्ज -c, प्रोटॉन का +c/r। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया 1/4πε0 और ये E × E² और माइनस में ये होगा। तो टोटल एनर्जी, तो आप कहेंगे टोटल एनर्जी E = काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी है 1/4πε0 E²/2r, पोटेंशियल एनर्जी है -1/4πε0 E²/r। दोनों अब सेम टर्म में है, तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ है 1 इतना /2 और ये है यहाँ 1, तो ये हो गया 1 माइनस में आ जाएगा 1/4πε0 E²/2r। तो अब देखिए तो जरा सा यहाँ पे कि टोटल एनर्जी देखिए माइनस में है, अब इतना ही है काइनेटिक एनर्जी भी, लेकिन वो प्लस में है। और पोटेंशियल एनर्जी, तो आप कहेंगे ये जो एनर्जी है इसमें × 2 कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। तो एक रिलेशन आप याद रख सकते हैं कि टोटल एनर्जी = नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। तो अगर कोई एक एनर्जी आपको मालूम रहेगा तो हम लोग बाकी भी निकाल सकते हैं। इस पर छोटा छोटा सवाल सब भी आता है, तो इस रिलेशन को याद रखना है। अब आप करें कि एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे तो आर जो परमिटेड ऑर्बिट का कंसेप्ट है उसको ऐड करेंगे, यानी आर का एक्सप्रेशन हम लोग जो निकाले थे परमिटेड ऑर्बिट का ना, उसको यहाँ पे हम लोग फिर इंट्रोड्यूस करते हैं। दैट इज इस इक्वेशन में आप पुट कीजिए R = 4πε0 n²h²/4πa² तो टोटल एनर्जी -1/4πε0 E²/2r था। तो r की जगह पे ये वाला वैल्यू रखे तो फिर ये ऊपर आ गया, तो 4π² me²/4πε0 n²h²। तो इसमें देखिए 4πε0 वाले टर्म को फिर हम रहने देते हैं, वैल्यू रखने में आसान रहता है। तो आप देखिए -1/4πε0 का होल स्क्वायर। अब ये 2 यहाँ से कट गया तो 2 बचा, तो 2π² e⁴ × m और नीचे बच गया n²h²। तो ये एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया। अब इसमें भी देखिए कि सारा टर्म कांस्टेंट, सिर्फ n हमारा अलग अलग ऑर्बिट के लिए अलग अलग होगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल कांस्टेंट टर्म्स, अगर हम कहें कि ये n है nth ऑर्बिट का एनर्जी, तो जब सारे कांस्टेंट टर्म को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये एनर्जी आपको मिलेगा जूल में। आप फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप कन्वर्ट कर लीजिए तो ये मिलेगा nth ऑर्बिट का एनर्जी -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब अगर हम इस रिलेशन को याद रखते हैं तो इससे हमको किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अगर निकालना होगा तो हम लोग n का वैल्यू पुट करेंगे और एनर्जी निकाल लेंगे। तो अब यहाँ देखिए हम लोग कुछ निकाले भी हैं, इसको भी याद रखना है, आगे काम देगा फिर कि n इक्वल टू 1, तो E1 इक्वल टू -13.6 बाय 1 स्क्वायर यानी 1, ये हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 2, तो सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी -13.6 बाय n स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर यानी 4, ये हो गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 3, तो E3 इक्वल टू -13.6 बाय 9, इसको कैलकुलेट करते हैं तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 4, E4 इक्वल टू -13.6 बाय 4 स्क्वायर यानी 16, ये आ जाता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 5, तो E5 इक्वल टू -13.6 बाय 25, ये आ जाता है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 6, E6 इक्वल टू -13.6 बाय 36, ये हो गया -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 7, E7 इक्वल टू -13.6 बाय 49, ये हो जाएगा -0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से ये 7 ऑर्बिट का आप याद रखिए, आगे इसका फिर यूज हम लोग करते हैं तो इसलिए इसको याद रखना होगा। और फिर अगर इसी तरह से कह दें कि n इक्वल टू इन्फिनिटी, तो -13.6 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर यानी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको केयर करना है कि ऑर्बिट जैसे जैसे बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी पे क्या इफेक्ट हुआ। तो ऐसे आप कहेंगे कि जब n इक्वल टू इन्फिनिटी में चले गए तो एनर्जी हो गया 0। तो यहाँ पे आप कहेंगे चूँकि ये एनर्जी निगेटिव में है, दैट इज आप कहेंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी मिनिमम है और इनफाइनाइट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी मैक्सिमम है। ऐसे जनरली हम लोग कहते हैं कि मिनिमम यानी 0, लेकिन यहाँ पे कहेंगे कि जो मैक्सिमम एनर्जी है वो 0 है और मिनिमम एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में, दैट इज जैसे जैसे हम लोग ऑर्बिट 1 2 3 4 आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इंक्रीज होते जाता है। तो इस तरह से आप कहेंगे कि अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का ये एनर्जी और ये फिक्स्ड एनर्जी है, इतना एनर्जी उसको किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए निश्चित तौर पे चाहिए। तो ये एनर्जी का कंसेप्ट हो गया। तो आज हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं, आप इतना चीज़ एक बार पढ़ के तैयार कर लीजिए। उसके बाद इसमें एक दो टॉपिक और है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कैसे होता है, जो रेडिएशन आपको यहाँ से मिलता है उसका हम लोग वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ये सब कैसे निकालते हैं। तो ये आप याद रखिए। इसमें आप देखिए 3-4 फार्मूला है, थोड़ा इसमें प्रैक्टिस का ज़रूरत है। एक दो बार अगर आप इसको खुद से प्रैक्टिस करके लिखेंगे तब ये याद हो जाता है। तो आप देखेंगे एक्सप्रेशन थोड़ा सा बड़ा बड़ा है और थोड़ा बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करके आप याद कर लीजिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक में अगले क्लास में अगले टॉपिक को देखेंगे। तो इसमें एक दो टॉपिक और है, उसके बाद तो ये चैप्टर समाप्त ही हो जाता है। तो इतना चीज़ आज कर लीजिए। थैंक यू।